तो 70 दिन लगे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रूफ करने के लिए, जिसके बारे में हर एक बच्चा जानता था कि जो डिटेंशन हुई है सोनम वांगचुक के एनएसए के अंदर, वो एक बेबुनियाद डिटेंशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक डिटेंशन है। इससे यहाँ तक ये तो पता चलता है कि किस तरह हमारे इंडिया के अंदर, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, किस तरह ऐसे कानून, एनएसए जैसे बड़े बड़े कानून का उल्लंघन किया जाता है, किस तरह इसका मिसयूज किया जाता है। हाय एवरीवन, मैं हूं बाउद्दीन, वेलकम करता हूं आपको और एक नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के केस के बारे में। एनएसए के अंदर उनको जब डिटेन किया गया था और 14 मार्च 2026 के अंदर उसके जो डिटेंशन को रिवोक किया गया है, उसके पीछे जो कारण गवर्नमेंट ने दिया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात डिस्कस करेंगे कि उन इन्फ्लुएंसर्स और उन गोदी मीडिया और उन यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने इस डिटेंशन की बुनियाद पे, जब ये डिटेंशन हुई थी तब बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा था कि ये एक एजेंट है, चाइनीज एजेंट है, डिफरेंट चीजों से उन्होंने नवाजा था। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट रीजंस दे रही है, क्या उन्हीं रीजंस की बुनियाद पे ही गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि इनकी डिटेंशन को हम हटा देंगे, इनके ऊपर जो एनएसए लगा है इनको हम रिवोक कर देंगे, या उसके पीछे और कोई दूसरी एक वजह है जिसकी वजह से ये करना पड़ा। सबसे पहले तो अगर इस केस के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो पहले मैं बताता हूँ इस केस के पीछे क्या कहानी है। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख के अंदर एक प्रोटेस्ट होती है, जो प्रोटेस्ट सडनली वायलेंट होती है। उसके चलते सरकार ये कहती है कि इसके जिम्मेदार सोनम वांगचुक है और उनको 26 सितंबर 2025 को उन्हें एनएसए के अंदर डिटेन किया जाता है। और उसके बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ्स उसके कोर्ट पे केस चलते हैं और ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 170 डेज जेल पे रहने के बाद फाइनल हियरिंग से पहले 14 मार्च 2026 को सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो भारतीय जनता पार्टी, जो मैं कहूंगा कि वो ये डिसीजन लेती है कि इनके डिटेंशन को, इनको एनएसए के अंदर जो डिटेन किया गया था उसको रिवोक किया जाएगा। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसे इंसान को जिसको एनएसए के अंदर पहले डिटेन किया गया और कुछ दिन पहले 14 मार्च 2026 से कुछ दिन पहले जबकि उनकी हेल्थ भी खराब थी, तब जब कोर्ट ने भी यहाँ तक कहा था कि इनकी डिटेंशन के ऊपर आप एक बार फिर से रिव्यू कीजिए, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि नहीं, ये इंडिया के लिए, ये नेशन के लिए थ्रेट है। इसकी जो रिवोकेशन, जो एनएसए के अंदर इनको डिटेन किया गया है, उन पे हमने अच्छे से छानबीन किए, अच्छे से हमने रिव्यू किया है इनकी डिटेंशन को, तो कोई ऐसा चांस नहीं बनता है कि उनको बाहर छोड़ा जाए या रिवोक किया जाए। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ 14 मार्च 2026 को, 17 जनवरी 2026 इस केस की फाइनल हियरिंग, उससे 3 दिन पहले 14 मार्च 2026 को क्यों सरकार ने इसको रिवोक किया? इसके पीछे सरकार ने बहुत सारे रीजंस दिए हैं। उसका पहला रीजन जो दिया है कि हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं लद्दाख के अंदर। दूसरा रीजन जो देते हैं कि हम स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं लद्दाख के अंदर। तीसरे रीजन जो देते हैं कि हम एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं लद्दाख के अंदर। और फोर्थ रीजन ये देते हैं कि हम जो भी 6 ईयर्स से लद्दाख अपने डिमांड्स को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने डिमांड्स को लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। और सरकार ने यह भी कहा है कि हम स्टेक होल्डर्स और दूसरे चीजों से बात करेंगे, जो डिमांड्स उनके हैं उनके ऊपर हम बैठ के बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करेंगे तो पहले कहा गया है कि हम पीस मेंटेन करेंगे। जिस सोनम वांगचुक को सरकार के द्वारा ये कह के डिटेन किया गया था कि इसकी वजह से पीस डिस्टर्ब हुई है, आज उसी सोनम वांगचुक को छोड़ा जा रहा है, इसी सोनम वांगचुक के एनएसए को रिवोक किया जा रहा है, ये कह के कि हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं। इसका एग्जांपल कुछ ऐसे है कि अगर एक चोर को आप एक मोहल्ले से उठा रहे हो कि यहाँ चोरियां ज्यादा हो रही है, बाद में उसी चोर को एक मोहल्ले पे, उसी मोहल्ले पे वापस छोड़ रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि चोरियां कम हो, क्या ये कोई सेंस बनाता है? क्या कोई लॉजिक बनाता है कि एक इंसान को आप डिटेन कर रहे हो ऑन द बेस ऑफ कि इसकी वजह से पीस डिस्टर्ब हुआ है, और बाद में उसी इंसान को आप छोड़ रहे हो और 170 डेज उसको जेल के अंदर रखते हो, और आफ्टर दैट 170 डेज के बाद ये कह के रिलीज कर रहे हो कि पीस मेंटेन करना है हमें, इस वजह से हम सोनम वांगचुक को रिलीज कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो पहला पॉइंट जो सरकार के द्वारा दिया गया है डिटेंशन रिवोक करते वक्त, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सोनम वांगचुक को डिटेन इस वजह से किया गया था कि कहा गया था कि इनकी वजह से पीस डिस्टर्ब हुई है। पॉइंट नंबर 2 पे कहा कि हम स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। स्टेबिलिटी की अगर बात आती है तो सोनम वांगचुक को इसी चीज के लिए डिटेन किया गया था कि इन्होंने जेनजी को एनकरेज किया है, इन्होंने ही लोगों को उकसाया था कि जो भी स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है, एलजी के अंदर जो रूल्स चल रहे हैं, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है, कि वो लोग कैप्चर करेंगे, वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन करते हैं, फंडेस एलजी ही यूज करता है, समथिंग लाइक डेट करके इस वजह से उनको डिटेन किया गया था कि इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि ये जेनजी को उकसाते हैं, क्योंकि ये दूसरे चीजों को, दूसरे लोगों को उकसाते हैं कि एजिटेशंस करो, प्रोटेस्ट्स करो, डिमांड्स करो। तो ये दूसरा पॉइंट भी जिस बुनियाद पे सरकार कह रही है कोई सेंस नहीं बनाता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।
पॉइंट नंबर 3 की बात आती है कि ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं लद्दाख के अंदर। ट्रस्ट बिल्ड की अगर बात आती है तो मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट सेशंस पे इस महीने से पहले 1 महीने पे एक सेशन हुआ था, जिसके ऊपर एक बुक के ऊपर डिस्कशन हुई थी, जहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दिया गया था, जिसके बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से लेके हर चीज हिल गए थे, जिसको लिखा गया था मेजर मनोज नारवाने के द्वारा, जिसके अंदर यही जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना और इंडिया का, वहाँ पे किस तरह हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागी थी। ये किसी दूसरे इलाके में नहीं हुआ था, वो उसी लद्दाख पे हुआ था जिस लद्दाख को कहते हैं कि हम ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। ट्रस्ट बिल्ड करने के नाम पे अगर बात आती है तो जिन 4 लोगों को 24 सितंबर 2025 को गोली लगी थी, जिनकी वजह से उनकी मौत हुई थी, उनकी फैमिलीज के साथ अभी तक सरकार ने क्या किया है? क्या ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उन्हें क्या कुछ मिला है? क्या कोई इंसाफ उनको मिली है? क्या उनके लिए जो चीजें एटलीस्ट उनके बारे में सरकार ने क्या ये एक्सेप्ट किया है? क्या सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो भी वहाँ चीजें हुए, हम इस जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट को हम मैनेज नहीं कर पाए, या कि पावर जिन्होंने दी थी, फायर करने के जो ऑर्डर जिन्होंने दी थी, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, वो नारा नहीं है, हर पल उसको जीना है साथी, सबको साथ लेना है। उसके बाद जो एक पॉइंट वो सरकार ने बोला कि हम बात करना चाहते हैं लद्दाख के स्टेक होल्डर्स के साथ, हम बात करना चाहते हैं लद्दाख की जो 2 ऑर्गेनाइजेशन से जो इस पूरी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, जो पूरी इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उसके साथ हम बात करने के लिए बैठ रहे हैं। रिसेंटली जो एमएचए की मीटिंग हुई है उसके देखा गया कि वहां पे जिन्होंने, क्योंकि लद्दाख की जो डिमांड्स है उनमें से एक डिमांड थी स्टेटहुड के लिए एक पूरा जो एक ड्राफ्ट जिन्होंने रेडी किया था, जिनमें नाम आता है कि मुस्तफा हाजी और दूसरे जो एडवोकेट ने मिलके एक पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। जब मीटिंग पे गए तो उनको अलाउ ही नहीं किया गया। 27 पेज का जो हमने ड्राफ्ट दिया था, दैट वाज कैटेगोरिकली वेरी स्पेसिफिकली ऑन स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल। तो हमें बुलाने के बावजूद भी, जैसे मेरा डेलीगेशन में ऑलरेडी नाम था, मैं यहाँ से ऑल द वे हैड कम फ्रॉम कारगिल एंड वी वेंट टू दिल्ली, वहां पे बाहर तक ले जाने के बावजूद भी उन्होंने अंदर नहीं बुलाया, जबकि हमारे लीडर्स ने उनको कहा कि हमारे अगर आपको लिटिगेटिव्स में अगर आपको डिस्कस करना है तो उन्हीं के साथ यू शुड हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, समबडी हु इज रिटन द ड्राफ्ट, यू शुड आस्क देम। तो दे डिड नॉट अलाउ अस। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंशा सीरियसली इन चीजों को डेलिबरेट करने के लिए नहीं था। क्या यहाँ से एमएचए ये मैसेज देना चाहती है कि वो बात करना चाहती है कि उन लोगों से जो उनके फेवर में बात करें, या वो सच में बात करना चाहती है लद्दाख के उन लोगों को जिनको लद्दाखियों ने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है? क्या वो बात करना चाहती है उन कमिटीज के साथ, जिन कमिटीज को या जिन ऑर्गेनाइजेशंस के या जिन लीडर्स को लद्दाख के लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, न कि ये कि वहाँ पे जाके एक जो जुट होके यहाँ से एक लद्दाख की एक टीम, लद्दाख की एक ऑर्गेनाइजेशन जाती है कि एमएचए के साथ बात करने के लिए लद्दाख के मुद्दों को। एमएचए की जब मीटिंग होती है तो तब वहां पे उन पर्सन्स को, उन अथॉरिटीज को, उन जो सेलेक्टिव पर्सन्स को जिनको लद्दाखियों ने भेजा है, उनको वहां अलाउ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, हम यहाँ पे लद्दाख के ऊपर हम बात करना चाहते हैं, हम एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, इन चीजों को लेके और सोनम वांगचुक के केस की अगर बात करेंगे तो कोई लिंक नहीं होता है। क्योंकि अगर पीस की बात करें तो सोनम वांगचुक को डिटेन इस वजह से किया गया था कि इन्होंने पीस को डिस्टर्ब किया है। इन्हीं को ही कहा गया था कि ये एजेंट है, इन्हीं को ही कहा गया था कि उन पुलिस ऑफिसर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिटेंशन के बाद हुए, वहां पे उन ऑफिसर्स और उन पुलिस वालों के द्वारा कहा गया था। अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। क्या आज वही लोग सामने आके जवाब दे सकते हैं कि कहां पे हैं वो लिंक्स, क्यों नहीं कोर्ट के सामने पेश कर पाए? फिर सरकार ने कहा कि हम बात करना चाहते थे, बात करना चाहता, और सोनम वांगचुक का कोई लिंक नहीं था, क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी जो पहले मीटिंग्स हुए थे उन पे जब सोनम वांगचुक को उन मीटिंग्स पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, कि सामने लेने की कोशिश की गई, तो एमएचए के द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शंस आए कि सोनम वांगचुक उस मीटिंग के हिस्सा नहीं रहेंगे। जब एक जिसको डिटेन किया गया है पीस के लिए, एक इंसान जिसको डिटेन किया गया था एनएसए जैसे एक्ट के अंदर कि इन्होंने स्टेबिलिटी डिस्टर्ब की है, जिस इंसान की ट्रस्ट की अगर बात करेंगे तो इसी इंसान ने ही पश्मीना मार्च चलाया था चाइना के बॉर्डर के साथ जो एरिया शेयर किया जाता है उनके बारे में पता करने के लिए कि कितनी जमीन इंडिया के पास है, कितनी जमीन चाइना ने ली है। उन मूवमेंट्स को चलाने नहीं दिया, ट्रस्ट कहां से बिल्ड हो सकता है? तो जो भी पॉइंट है, डिटेंशन करने के बाद कहा कि हम इस वजह से रिवोक कर रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। अब बोलो, बार बार झूठ बोलो,
आते हैं कि किस चीज़ की वजह से फिर डिटेंशन रिवोक किया गया, क्या ऐसी चीज़ क्या थी कि जिसकी वजह से इनके जो NSA जैसे एक खतरनाक एक्शन के खिलाफ होकर जो काम करते हैं उनके ऊपर ऐसे एक्ट्स लगते हैं। तो एक ऐसे एजुकेटर जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, जिनकी कदर शायद सरकार नहीं करती हुई बट फॉरेन प्रेस करते हैं, जिनको बुलाया जाता है फॉरेन टॉक्स के लिए, जिनको बुलाया जाता है कि बड़े बड़े मिशन जहाँ पे ग्लेशियर को बचाने के लिए, चाहे वो जमीन को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, चाहे माउंटेन्स को किस तरह, ग्लेशियर्स को जिस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसे इंटरनेशनल मीटिंग्स और डिफरेंट नेशंस वो खुद रिक्वेस्ट भेजती है कि आओ आइडिया शेयर करो कि हम किस तरह बचाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया के पास होने के बावजूद भी, ऐसा हीरा हमारे पास होने के बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ऐसे लोगों के ऊपर जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके ऊपर एक टैग लगाती है कि दिस आर चाइनीज एजेंट, ही इज चाइनीज एजेंट, शी इज चाइनीज एजेंट, कि चाइनीज एजेंट का टैग लगाते हैं, जबकि यही एजेंट चाइना के खिलाफ काम कर रहा होगा, यही एजेंट चाइना के जो प्रोडक्ट्स हो उनको बाइकआउट कर रहा होगा। इसी इंसान को जो इंडिया का होने के बावजूद, जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े प्राइसेस उनको मिलते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर NSA जैसे एक्ट्स लगाए जा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मदरलैंड के ऊपर, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर। तो अब बात आती है कि इनको रिवोक क्यों किया गया। फिर अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस पर हमने डिस्कस किया था कि ये केस जो बनाया गया है वो कितना खोखला केस है, सरकार के पास प्रूफ नहीं है। जिन वीडियोस के बुनियाद पे सरकार ने इस केस को इतना खींचा, 10 से 12 हियरिंग तक ऑलमोस्ट खींचा, एक टाइम तक उनको रोका जाए। ऑलमोस्ट जो डिटेंशन की NSA के अंदर जो एक पीरियड होती है 12 मंथ्स की, उसके हाफ पीरियड को सोनम वांगचुक 170 दिन जोधपुर की जेल के अंदर बैठे हैं। रिवोक करने के पीछे एक बेहतरीन जो रीजन मिलता है, सरकार के पास ये प्रूफ नहीं है कि जो प्रूफ की एटलीस्ट वो पेश करे जिससे ये प्रूफ हो कि सोनम वांगचुक को जिस बुनियाद पे डिटेन किया गया है, जिन वीडियोस के बारे बार बार बात कर रहे थे कि हमारे पास वीडियो प्रूफ है, उन वीडियोस को प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। तो ये इतना खोखला केस था कि सरकार के पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था। जिन वीडियोस की बात करके ये प्रूफ करना चाहते थे कि उन्होंने जेनजी को उकसाया है लद्दाख की, ये केस कम से कम आपको एक जाना पहचाना केस के बिल्कुल सिमिलर दिखता होगा। वो है कि रिसेंटली जो एक्स CM थे दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल का एकदम ऐसा ही केस बना था। सोनम वांगचुक के ऊपर भी बहुत सारे ED CBI की जानकारी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये हयाल वाले एक वीडियो पे हमने पूरा कवर किया था कि किस तरह एक हयाल इंस्टीट्यूट को पूरा एक मुद्दा बना के EDA और CBI को इनके पीछे लगाया गया था। वहां से अगर कुछ नहीं मिला तो अनफॉर्चुनेट जो प्रोटेस्ट वायलेंट हुई उसी को बना के उनको डिटेन किया गया। ये उतना ही खोखला केस है जितना अरविंद केजरीवाल का था, जिसपे कोर्ट ने सीधा डिस्चार्ज किया केस को और ये कहा कि जो CBI टीम इस पे जानकारी कर रही थी उन पे ही अंडर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। इस केस की, सोनम वांगचुक केस की फाइनल हियरिंग जो थी 10 मार्च 2026 को होने वाली थी। वहां पे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले जो वकील थे उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको फिर पोस्टपोन करके उनको भेजा गया था 17 मार्च 2026 को। 17 मार्च 2026 को इस केस का फाइनल हियरिंग होने वाली थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के बेंच ऑफ जस्टिस के द्वारा क्लियर कहा गया था कि भाई ये जो डेट होगी 17 उस पे फाइनल डिसीजन मिलेगा। वहां पे जो आपने पहले जो आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, जितनी भी जस्टिफिकेशन दी है, उनको छोड़ के अगर नए कोई आपके पास जो वीडियोस की बात आप कर रहे हो या कुछ दूसरी चीजें आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो या दूसरे नए आर्ग्यूमेंट्स अगर रखना चाहते हो तो वो आप लेके आ सकते हो और इस केस की फाइनल हियरिंग होगी, वहां पे फाइनली डिसीजन दिया जाएगा। 17 सितंबर 2026 को आगे जाके इस केस फाइनल हियरिंग होगी। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये पता था, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे MH हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, उनको क्लियरली पता था कि कहीं दूसरी बार ये एक्सपोज ना हो, जिस तरह अरविंद केजरीवाल के केस पे ये एक्सपोज हो गए कि एक ऐसा केस जिसकी फाउंडेशन पे इतना भी प्रूफ नहीं है कि वो कोर्ट उस पे मतलब कंसीडर करे कि हाँ भाई कुछ प्रूफ है उनके पास, कुछ थोड़ा बात किया जा सकता है इस केस के ऊपर, कि इतना भी प्रूफ नहीं है। वो केस और ये दोनों केस इतने खोखले केस और वो क्लियर दिखाते हैं कि किस तरह एक पावरफुल लोग NSA जैसे एक्ट्स का मिसयूज करके एक आम इंसान को ऐसे एक्ट्स के अंदर डिटेन करते हैं। अगर पूरे लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत फॉर्चुनेट स्टेप है, एक वेलकमिंग स्टेप है। ऑलमोस्ट डिटेंशन को खत्म हुए 170 डेज हो के डिटेंशन को रिवोक भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रंट लाइन के लीडर्स थे, जो उस प्रोटेस्ट से पहले बहुत एक्टिव थे, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, ब्लेम गेम खेल रहे थे कि नहीं हम कर रहे हैं, ये इसको उकसा रहे हैं, ये अब जाके सामने चेहरे आ रहे हैं। आज तक 170 डेज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि हालात क्या है, क्या हो रहा है लद्दाख पे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई है फ्रंट लाइन पे। और बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, वो आई थी भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग की तरफ से। 170 डेज के बाद जब रिवोक किया गया तो वो चेहरे फिर से सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हम वेलकम करते हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को थैंक यू कहते हैं। किस चीज के लिए आप वेलकम कर रहे हो कि MHA ने एक ऐसी गलती की जिसके ऊपर एक रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, एक रेस्पेक्टेड जिसको वेल रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी के ऊपर NSA जैसे धारा लगाई गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के IT सेल और
गोदी मीडिया के द्वारा उसकी इज्जत को इस तरह उछाला गया, इस तरह रोंदा गया कि ये चाइनीज एजेंट है। क्या किस चीज के लिए आप फ्रंट लाइन पे अब आके कहते हैं कि हम वेलकम करते हैं इस स्टेप्स को, कि सरकार ने आज भी कहा कि हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं, सरकार ने आज भी कहा है कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। सरकार वहां पे जाके सरकार उन लोगों को अलाउ नहीं कर रही है कि जिनको लद्दाखियों ने भेजा है। सरकार जो MHA जो है उन लोगों को वहां पे बैठने नहीं दी जा रही है कि जिन्होंने ये पूरे प्रपोजल्स रखे हैं, जिन्होंने इन प्रपोजल्स के ऊपर बात की है, जिनको रिप्रेजेंटेटिव बना के लद्दाखियों ने भेजा है। तो वो इन्फ्लुएंसर्स, वो गोदी मीडिया, वो गोदी इन्फ्लुएंसर्स, क्या वो गोदी मीडिया आज सॉरी बोलेगी? क्या आज वो एक्सेप्ट करेगी कि जो वीडियोस हमने बनाई थी कि वो हमसे गलती हो गई, हमने जिस बुनियाद पे भी उन्होंने बनाया, क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि जो भी हमने एलिगेशंस लगाई कि ये चाइनीज़ के एजेंट है, उनकी फंडिंग हो रही है, सोरोस फंडित होते हैं, इवन की यहाँ तक कि उनके हयाल जैसे इंस्टीट्यूट के फॉरेन फंड्स होते हैं, उन तक को भी ब्लॉक किया गया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।